हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी हमारे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लेकर आए हैं। कल हम लोग देखे थे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का। और आप जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, आपको मैं टोटल यानी एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होंगे जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। यानी टोटल जितना भी क्वेश्चन है सबको मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो करा चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं थर्ड ईयर वाले, तो जाकर अपना चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न है RCH कार्यक्रम के बारे में। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। RCH यही होते हैं। तो RCH के कार्यक्रम के बारे में क्या है समझाना है। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, तो देख लेते हैं। RCH कार्यक्रम क्या है मेरे डियर। RCH कार्यक्रम, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, मींस जनन एवं शिशु स्वास्थ्य इसको हिंदी में कहते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1997 में जो है लागू किया गया, लॉन्च किया गया। चीज़ों को समझ गए कि यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1997 को लागू किया गया। कौन? RCH प्रोग्राम। ठीक है, RCH का पूरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इसका पूरा नाम है। समझ गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इसका RCH का मुख्य काम यही है कि जनन मतलब जनन रिप्रोडक्टिव मतलब जो जनन के समय मतलब जो माता है वो अगर प्रेगनेंसी में है तो उसको कोई ऐसे घातक बीमारी या प्रेगनेंसी के कारण मृत्यु ना हो, जिससे उसका मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कम जाए। तो मातृ मृत्यु दर को जो है कम करना, और साथ में नवजात शिशु के भी जो है देख रेख से संबंधित चीज़ें एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे तो समझ जाएंगे। अगर एक ही बार में चाहेंगे कि सबको पढ़ ले और सबको समझ ले तो नहीं हो पाएगा ऐसे। समझ गए। इसके अंतर्गत महिला को गर्भावस्था पर मतलब प्रेगनेंसी में, शिशु को जन्म देने पर व उसके बाद एवं नवजात शिशु को बेहतर व उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? RCH प्रोग्राम के अंतर्गत होता यह है कि कोई महिला है, वह प्रेगनेंसी पीरियड में है मतलब गर्भ अवस्था में है, वह बच्चे को जन्म दे दी है और जन्म देने के बाद भी तथा शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और उचित देखभाल प्रदान किया जाता है इस RCH प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है। RCH सेवा समुदाय व व्यक्ति केंद्रित पहुंच की आवश्यकता के आधार पर होती है। जो RCH सेवा होती है यह समुदाय व व्यक्ति केंद्रित पहुंच की आवश्यकता के आधार पर होती है। मीन्स जो व्यक्ति को जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको उसी प्रकार से जो है यह आवश्यकता यह प्रोग्राम सेवा दिया जाता है RCH के अंतर्गत। ठीक है। इस कार्यक्रम का सामुदायिक स्तर, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर चलाया जाता है। मीन्स इस कार्यक्रम को सभी जितने भी सरकार के द्वारा बनाए गए केंद्र है, चाहे वो उपकेंद्र हो, प्राथमिक केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिले चिकित्सालय हो, वो सभी स्तर पर जो है इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। किसको? RCH को। तो RCH के बारे में समझ गए। चलिए अब देखिए RCH जो है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य के तत्व। मेरे डियर, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य के तत्व मीन्स RCH के कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से तत्व है बताना है। तो RCH का कौन कौन से तत्व है देख लीजिए। इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व निम्नलिखित है। मीन्स इस कार्यक्रम का जो तत्व है, कंपोनेंट है, वह निम्नलिखित है। कंपोनेंट के मतलब क्या होता है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होता है RCH प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके कौन कौन से तत्व है। तो पहला है परिवार नियोजन। RCH प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोग्राम नियोजन जो है किया जाता है। तो परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है RCH प्रोग्राम का। नेक्स्ट है सुरक्षित शिशु एवं सुरक्षित मातृत्व। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है सुरक्षित शिशु और सुरक्षित मातृत्व मतलब चाइल्ड सेफ्टी एंड सेफ मदरहुड, CSSM। आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSSM जो है इसी के अंतर्गत है, RCH प्रोग्राम के अंतर्गत ही है, जिसको हम लोग सुरक्षित शिशु और सुरक्षित मातृत्व कहते हैं। तो यह भी एक कंपोनेंट ही है इसका। ओके,
यौन जनित रोग श्वसन रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यौन जनित मतलब सेक्सुअल डिजीज और श्वसन से संबंधित रोगों का कैसे रोकथाम करना है, कैसे प्रबंध करना है, यह जो है यहाँ पे RCH के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। तो यह तत्व है RCH का, ठीक है। एंड नेक्स्ट तत्व है कि स्वास्थ्य देखभाल को व्यक्ति तक पहुँच, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल है वह व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, इसका भी जो है ये शामिल किया गया है। यह एक तत्व है। तो कौन कौन से तत्व है RCH का? परिवार नियोजन है, सुरक्षित शिशु और सुरक्षित मातृत्व, उसके बाद है यौन जनित रोग और श्वसन से संबंधित रोगों का रोकथाम और प्रबंध, और नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल को व्यक्ति तक पहुंच, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। अब यहाँ पे यह जो प्रोग्राम है 2 फेज में बनाया गया। पहला है RCH प्रोग्राम 1, जिसमें विभिन्न चीज़ों को जो है किया गया, विभिन्न चीज़ों का, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सभी गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व एवं सामान्य जांच जैसे टीकाकरण, रक्ताल्पता, ये सब के निवारण का चिकित्सा आदि। चौथा है शहरी कच्ची बस्तियों व आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्पेशल तैयार किया हुआ RCH कार्यक्रम, अनिवार्य नवजात शिशु का देखभाल, 6 माह तक स्तनपान एवं उसके बाद अर्ध ठोस खाने के पदार्थ को देने चाहिए। ये सब RCH के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। छठा है 6 जानलेवा बीमारियों के प्रति टीकाकरण देना, शिशुओं को निमोनिया के रोकथाम, बच्चे में रक्ताल्पता की चिकित्सा के देखभाल, ठीक है। 8वां है प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा बच्चों का जन्म और चिकित्सालयों में प्रसव को उन्नत करना, समझ गए ना। प्रसव के उपरांत मतलब पोस्टनेंटल चेकअप करना, कम से कम 3 बार स्वास्थ्य परीक्षण करना, MTP के लिए सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना, और आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिला को रेफरल के लिए उचित यातायात का उपलब्ध कराना, उप केंद्रों पर अतिरिक्त ANM की नियुक्ति करना। यह RCH के प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। 13 है सुरक्षित गर्भपात के लिए प्राथमिक केंद्रों पर उचित उपकरण उपलब्ध कराना व चिकित्सा की व्यवस्था करना। मतलब कह रहा है कि एक सिक्योरिटी, एक जो है सुरक्षित तौर पे गर्भपात अगर किसी को होगा तो सुरक्षित तौर पे जो है करने के लिए जो भी प्राथमिक केंद्र है वहाँ पे उचित उपकरण होनी चाहिए, व्यवस्थित चिकित्सक व्यवस्था होनी चाहिए। सामुदायिक केंद्र पर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे प्रसव की सुविधा होनी चाहिए। यौन जनित रोगों का उपचार और उपलब्धता जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो यह फेज 1 में जो है आप लोग को इतना सारे 15 पॉइंट ध्यान में रखना है। इसको आप लोग एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। 15 में से जितना आपको याद रहे आप जो है एग्जाम में लिख देंगे, ओके। फेज 2 जो है आप लोग सीधा जानिए, फेज 1 शुरू हुआ जब RCH प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तभी से फेज 1 शुरू हो गया, ठीक है। फेज 2 जो शुरू हुआ यह आगे चल के फेज 2 RCH की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 से की गई। मतलब इसमें 2 फेज चला। एक फेज तो 1997 में ही इस प्रोग्राम के साथ में ही शुरू हो गया, लेकिन दूसरा फेज जो है वह 1 अप्रैल 2005 में की गई, ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो है आप लोग को सभी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें निम्नलिखित बिंदुओं शामिल किया गया, जैसे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर 50% किया जाए। इसके लिए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रसव की सुविधा व चिकित्सक सुविधा। मतलब पहले जो डिलीवरी होता था बड़े बड़े अस्पताल में ही होता था, ठीक है। तो इस RCH के अंतर्गत जो फेज 2 था तो वहाँ पे क्या किया गया कि 50% क्षमता कम किया गया जो चिकित्सालय है बड़े बड़े, ताकि यह चिकित्सालय के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, वहाँ पे 24 घंटे जो है प्रसव किया जाए, ठीक है। उसी प्रकार से ANM व लेडी हेल्थ विजिटर्स को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे समान प्रसव करा सके व किसी भी प्रकार के जटिलता का प्रबंध कर सके, ठीक है। तीसरा है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ANM, स्टाफ नर्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स को कुछ निश्चित औषधियों को प्रयोग करने की अनुमति हो, या RCH के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। आपातकालीन प्रसव देखभाल उपलब्ध हो ताकि सिजेरियन सेक्शन सर्जरी की जा सके। अगर ज़रूरी पड़े किसी को कि सर्जरी के द्वारा डिलीवरी होगा तो यह आपातकालीन प्रसव देखभाल होनी चाहिए। 5वां है पंचायतों में उचित राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि गरीब रोगी भी आपातकालीन परिस्थिति में जो है स्थिति में मदद मिल सके, दिया जा सके। सामुदायिक प्रोत्साहन के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संगठन व महिलाओं संगठनों को शामिल किया गया। मतलब इस RCH प्रोग्राम में समुदाय को प्रोत्साहन करने के लिए स्थानीय संगठन को जो है शामिल किया गया।
सिजेरियन सेक्शन सर्जरी के लिए MBBS चिकित्सकों को भारत सरकार द्वारा 16 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सिजेरियन सेक्शन कैसे करना है, इसके लिए MBBS चिकित्सकों को भारत सरकार द्वारा 16 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण भी इसी RCH के अंतर्गत दिया जाता है। एंड 8वां है, इसके अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई, जिसका मुख्य कार्य ANM करती है। ठीक है, तो आप लोग को दूसरे फेज में पता होना चाहिए कि जो है जननी सुरक्षा योजना का भी शुरुआत दूसरा फेज में इस RCH के अंतर्गत ही किया गया। अब हमको इतना पता होनी चाहिए कि अगर हमको इसके अंदर के पॉइंट ध्यान में नहीं रहता है तो हम सीधा RCH के बारे में क्या जानते हैं, ऊपर में क्या क्या जानते हैं, कब शुरू हुआ वो लिख देंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे कि इसका क्या क्या तत्व होते हैं। तत्व मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं, ठीक है, वो लिख देंगे और लिखेंगे कि यह 2 फेज में शुरू हुआ। एक फेज प्रोग्राम शुरू होने के साथ में ही और दूसरा फेज 2005 में शुरू किया गया, जो कि ऊपर आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, और यह RCH का जो है आपके यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होता है। समझ गए चीज़ को। RCH के अंतर्गत ही दूसरे फेज में जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का शुरुआत भी किया गया। ओके, चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा और हिंदी वाले अपना हिंदी में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पढ़ाई करना है तो समझिए हिंदी में ही, बाकी लिखिएगा आप एग्जाम में इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि हम PDF दे ही रहे हैं। तो एक बार आप हिंदी में समझ लेंगे और एक बार खुद PDF से पढ़ लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो डियर, आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पे कि अब जो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, यह क्वेश्चन आप सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन पर हम अगर ज़्यादा जोर ना दें तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में भी आप जो है मेडिकल सर्जिकल में पढ़े हैं, और यहाँ पे अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में भी आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। मीन्स जेरियाट्रिक नर्सिंग आप लोग जानते हैं ना, जेरियाट्रिक देखभाल नर्स की क्या भूमिका है। जेरियाट्रिक मतलब एक एल्डरली पेशेंट के लिए, मतलब एक जो ओल्ड है, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति के लिए नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का क्या भूमिका होगा, तो इन चीज़ों का देखभाल आपसे पूछता है बहुत बार। ठीक है ना, जेरियाट्रिक केयर बहुत बार पूछता है, नर्स का रोल। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो आपका नर्सिंग देखभाल पूछता है, एक पूछता है जेरियाट्रिक प्रॉब्लम मतलब वृद्ध के कौन कौन से समस्या होते हैं, तो वो भी पूछ सकता है। देखभाल कैसे करेंगे, तो देखभाल आज हम देखेंगे ही, बाकी आप खुद समझिए कि एक बूढ़े व्यक्ति में क्या क्या चीज़ का समस्या होता है। ठीक है, और उसी समस्या के अंतर्गत जो है हम उसका देखभाल भी करते हैं। तो अगर दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ जाते हैं, एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्ध व्यक्ति के कार्य एवं स्वयं की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाती है। अतः इसमें एक परिचर्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वृद्धा में रोगी को देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। अब होता यह है कि जीरियाट्रिक केयर हम लोग जानते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वृद्ध अवस्था में उनका शरीर का जो कार्य प्रणाली होता है, जो क्षमता है, वो प्रभावित होने लगता है। व्यक्ति जो है उनको विशेष देखभाल की ज़रूरत हो जाती है वृद्ध में, क्योंकि वृद्धा अवस्था में व्यक्ति जो है कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं, नहीं स्वयं से अपने को खुद को देखभाल अच्छे से कर पाते हैं। यह होता इसलिए है क्योंकि उनके जो शारीरिक क्षमता है वह काम नहीं कर पाता है, कम हो जाता है क्षमता। ठीक है, अतः इन सभी चीज़ों को देखभाल करने के लिए परिचर्या यानी नर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समझ रहे हैं चीज़ को। वृद्ध में रोगी की देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति को जो है नर्स के द्वारा निम्नलिखित चीज़ों को देखभाल किया जा सकता है या निम्नलिखित तरीक़ों से जो है भूमिका निभाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है पोषण प्रदान करना, पर्याप्त पोषण प्रदान करना। चूँकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको जो है क्षमता कमज़ोर हो जाता है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति को जो है पाचन जो है सही हो, ऐसा भोजन, ऐसा पोषण जो है पर्याप्त मात्रा में प्रदान करनी चाहिए। रोगी को उच्च कैलोरी युक्त भोजन देनी चाहिए पोषण में। ओके, ये सब पोषण से रिलेटेड चीज़ें हैं। रोगी को मेनू प्लान करने से पूर्व उसकी भोजन चबाने निगलने का पाचन क्षमता का पता करना चाहिए तथा उसी अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए, मेनू बनाना चाहिए। रोगी के लिए भोजन निर्माण करते समय उसकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो है बहुत सारे चीज़ों को निगलेक्ट करने लगता है। नापसंद और पसंद जो है वृद्ध व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, कहेगा कि हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो इसलिए उससे पूछना चाहिए, पता करना चाहिए उनके पसंद और नापसंद के भोजन को। ठीक है, और उसी अनुसार बनानी चाहिए। तो ये सब पोषण से संबंधित देखभाल होता है। ठीक है, पोषण प्रदान करना।
नेक्स्ट है देखिएगा, रोगी को परोसे जाने वाले भोजन उनके अनुसार और सुपाच्य होनी चाहिए। रोगी को खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ धोना, कुल्ला करवाना आदि ध्यान रखनी चाहिए। रोगी को छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि रोगी जो है भर कर एक बार में ही खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बार बार भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा तरल देनी चाहिए और रेशेदार भोजन देने चाहिए, फाइबरेट भोजन देनी चाहिए, जिससे कब्ज का स्थिति उत्पन्न न हो। तो यह जो है पोषण प्रदान करने में भूमिका एक नर्स का ये सब होता है। ठीक है, तो ये पोषण से संबंधित देखभाल हो गया। दूसरा है तनाव एवं चिंता को कम करना। अब एक जो वृद्ध व्यक्ति होता है तो वृद्धावस्था में उसको बहुत सारे सामाजिक, बहुत सारे घर का, खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे समस्या हावी होने लगता है। पेशेंट को तनाव और चिंता होने लगता है कि हम सही होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे में तनाव और चिंता को कम करने के लिए उसके समस्या को सुनेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, व्यक्ति को अपनापन और लगाव का व्यवहार जो है प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं को समाधान मार्ग बताएंगे। चूँकि वृद्ध व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने बेटे, अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है माइंडली रूप से। जब वह ग्रसित हो जाता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो जाता है, तो वह सोचते रहता है बेटा के लिए कि बेटा के पास मेरा इतना पैसा नहीं है, कैसे मेरा इलाज कराएगा वगैरह वगैरह। तो उसको आर्थिक समस्या बहुत दिखता है, तो इसके समाधान के लिए मार्ग बताना चाहिए नर्स को। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा देना चाहिए। ठीक है, रोगी को पसंद अनुसार मनोरंजन चिकित्सा, इंटरटेनमेंट थेरेपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि प्रेशर, माइंडली प्रेशर पेशेंट का जो है घटे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है क्या करेंगे, चिंता, आवश्यक चिंता जो है और कष्ट को जो है, चिंता और तनाव को कम करना। ठीक है, तीसरा देखिएगा, व्यक्ति को स्वच्छ रखना। अब एक जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह जो है अपने से स्वच्छता का बहुत अभाव होता है, वह खुद से अपने आप को स्वच्छ नहीं रख पाता है। जैसे मुख के साफ के लिए ओरल जो है ऐसा स्वच्छता करते हैं, एज ए नर्स उसको मुख का देखभाल करेंगे स्वच्छता का। उसको स्किन बहुत ज़्यादा गंदगी हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है, तो ऐसे में उनका स्किन का देखभाल किया जाएगा। ठीक है, साफ़ सुथरी कपड़े और बिस्तर जो है उनका कपड़ा जो है साफ़ होनी चाहिए। तो ये सब स्वच्छता से रिलेटेड जो है देखभाल प्रदान करनी चाहिए एज ए नर्स। ठीक है, साथ में बालों को, नाखूनों को देखभाल स्वच्छता में करनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त आराम प्रदान करनी चाहिए। अब एक नर्स को जो है वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त आराम दिलाना चाहिए, और आराम दिलाने में कम से कम हर एक 2 घंटे पर जो है स्थिति को, पोजीशन को चेंज कराना रहना चाहिए, ताकि दाबरण न हो। और अगर कोई दबाव पड़ रहा है तो उसके लिए वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस पर जो है व्यक्ति को लिटाएंगे। व्यक्ति को रात को सोते समय परेशान नहीं करना चाहिए, पूरा नींद लेने देना चाहिए। ठीक है, अति आवश्यक हो तो सीडेटिव भी दिए जाते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मरीज जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है, रेस्टलेस फील कर रहा है, तो उसे शांति वाला सीडेटिव ग्रुप का दवाइयाँ देनी चाहिए। ठीक है, पांचवा देखिएगा, व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना। अब एक वृद्ध व्यक्ति जो है हो सकता है खुद से अपना जो है उसका शरीर नहीं काम करे, वह व्यायाम ना कर पाए, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए नर्स का जो भूमिका होगा वह व्यायाम करने के लिए प्रेरित करने का। ठीक है, यहाँ पे जो नर्स होगी वह वृद्ध व्यक्ति को व्यायाम करने के लिए नियमित प्रेरित करेगी, जैसे गहरी सांस लेना, सुबह उठकर घूमना, योगा करना। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों को व्यायाम करने से उसमें स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। व्यायाम करने से भूख भी अच्छी लगती है। ठीक है, व्यक्ति को चलने के लिए घड़ी या वॉकर जो है प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट है, सुरक्षा का प्रदान करना। अब जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको बहुत सारे तकलीफ़ें होता है, जैसे लैट्रिन बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे गिर सकते हैं, स्नान वाले घर बाथरूम में जाने पर वह गिर सकते हैं, उनको जो है बेड पर सही से जो है बेड पर लेटते लेटते वह बेड से नीचा गिर सकते हैं, जिससे चोट लग सकता है। तो आदि इन सभी के लिए जो है सुरक्षा करेंगे, जैसे बेड के चारों तरफ रेलिंग लगाएंगे, स्नान घर को फिसलन से हटाना चाहिए, समझ गए। व्यक्ति को बैठ कर नहाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को अपने ऊपर काबू बहुत कम हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगता है, जिससे उसको सभी जगह गिरने का डर रहता है, समझ गए। तो इससे सुरक्षा करने का मतलब है कि तमाम ऐसे गलत चीज़ों से, ऐसे घटनाओं से बचाना जिससे वृद्ध व्यक्तियों को नुकसान ना हो, तो वही सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए
वृद्ध व्यक्ति को भारी कार्य करने से भी रोकना चाहिए। एंड लास्ट वाला है, देखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब एक नर्स को चाहिए कि वह वृद्ध व्यक्तियों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करे। स्वास्थ्य शिक्षा में वह कैसे हम लाइफ स्टाइल को अच्छे रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, इसके लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखना है, इसका सलाह देगी। नेक्स्ट है, व्यक्ति को सभी दवाइयाँ सही समय पर लेना है, इसके लिए कहना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को नियमित अस्पताल विजिट करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। और व्यक्ति को दुर्गुणों जैसे दूसरे गुण जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन और झगड़ालू प्रवृत्ति, ये सब को जो है बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यक्ति एवं उसके संबंधियों को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी बूढ़े व्यक्ति और उनके जो भी साथ में अटेंडर है उनको भी जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये 7 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए। और यही वृद्ध व्यक्ति के देखभाल का 7-8 पॉइंट, जितना पॉइंट है आप लिख सकते हैं आराम से, और फिर उसके पॉइंट के अंदर में 2-2, 4-4 लाइन लिख सकते हैं, जिससे आपका पेज 2 पेज में आ जाएगा यह प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न, दोनों प्रश्न मैंने आपको करा दिया। बस आप वीडियो एक बार सुनिए, और मैं यही कहूँगा कि वीडियो में आप डूब मत जाइए, बस सुनते चलिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारा मीनिंग हो रहा है। ठीक है, और डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लीजिए, समझ गए। अब मैं पीडीएफ वीडियो के ही दौरान क्यों नहीं देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ कि मान गए आप आएंगे, हम पीडीएफ दे दिए रहेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड करके सीधा पढ़ने लगेंगे तो उस समय पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पूरा एकदम हमको याद हो गया। अब 2 घंटा के बाद आएंगे तो आपको उसमें से पॉइंट ही आप भूलने लगेंगे कि क्या पॉइंट जो है हमें अभी याद किए हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो होता है, आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा, तो आधे घंटे समय दीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या हम बोल रहे हैं। उसके बाद आप 2-3 घंटे के बाद आइए वीडियो डाउन लेके और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पुनः एक बार पढ़िए और देखिए कि जो वीडियो आप देखे हैं वह अभी कितना जो है हमारा डिफरेंस हो रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जहाँ नहीं आ रहा है, जहाँ दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे 2 बार 3 बार उसको रिवाइज कर दीजिए। यही पढ़ने का सही तरीका होता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग पेड क्लास करते रहेंगे, आपको से कोई पैसा ले लेगा और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा समझाएगा भी नहीं, और उसका जिम्मेदारी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, आपसे पैसा ले लेगा, आपको पता चलेगा जा हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। तो उससे बढ़िया कि आप आइए यहाँ पे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, देख सकते हैं, समझ गए। और बहुत लोग ये कहते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करें, तो देखिए पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई ज्वाइन की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड से बेहतर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़िए, फ़ायदा उठाइए। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।